हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक अगला कॉन्सेप्ट, चट्टान। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी एक सीरीज है कॉन्सेप्ट विद फ्यू मिनट्स। उसी कड़ी में हम इसको उसी में एक अगला कॉन्सेप्ट हम इस पे डाल रहे हैं, तो आप इसको देखिएगा। जैसा भी आपका मंतव्य हो आप उस हिसाब से आप कमेंट भी करिएगा। हालांकि आप लोग कमेंट तो नहीं करते हैं, खैर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कमेंट करेंगे तो हम उस पर सुधार करेंगे और आगे भी इस तरह से अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो आगे भी इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट हम लेकर के आते रहेंगे। आपको पता ही होगा कि हमने जो है एनसीईआरटी की जो बुनियाद सीरीज चल रही है उसमें हम जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो ज्योग्राफी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम सीमित रहते हैं, सीमित चीज़ों को बताते हैं। यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अलग से बता दें, तो वो कॉन्सेप्ट हम इस पे लेकर के आ जाते हैं। अब कई लोगों को ये लगता होगा कि अलग से केवल ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो मेरे पास भी सीमित समय होता है, मुझे खुद भी प्रिपरेशन करनी होती है और आपको PYQs और सिलेबस वगैरह को ऐड करना होता है, तो मैं दिन भर जो है बड़ा बिजी रहता हूँ। तो उसके साथ में ये क्लास वगैरह भी, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियोस वगैरह में PPT वगैरह सब बनाने में बड़ा समय लगता है, तो उसके साथ में ये सब कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज चले उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर बीच बीच में ऐसा नहीं है कि केवल हम जो है एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे, एनसीईआरटी तो हमारी चलती रहेगी। उसके बीच में अगर हमें लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट हमें इकोनॉमी का है या पॉलिटी का है, तो हम उसको जो है इसी कॉन्सेप्ट में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि यार जो सीरीज चल रही है उस पर कुछ बच्चों को समस्या ना आए, वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो जाए, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं। ठीक, तो हमने बेसिक चीज़ों में 3 चीज़ें पढ़ ली थी। उस बेसिक चीज़ों में एक तो आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बल के आधार पे हमने 2 भाग में आंतरिक बल, अंदर लगने वाला बल, बाहर लगने वाला बल। अंदर लगने वाला बल होगा तो क्या होगा, आंतरिक बल लग रहा है, बाहर लग रहा है तो बहिर्जनित बल लग रहा है। ठीक, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर दूसरा क्या पढ़ा था हमने, भूसंचलन। ठीक, एक अलग टॉपिक लेकर के आए थे। उसी एक कड़ी में चट्टान लेकर के आए हैं। चट्टान जब आप इसको पढ़ लोगे तो ये तीनों जो बेसिक है, भूसंचलन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टान, तीनों को मिला दोगे तो हम एक तीसरा जो है ये अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक। ठीक, अब यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख दूँ। विस्थापन सिद्धांत जो है ये पढ़ेंगे। ठीक, तो हम इसको पढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो कुछ नए अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए उनको ज़्यादा ध्यान पे रख करके पढ़ाया जा रहा है, और पुराने विद्यार्थी जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी तो देख ही रहे, सभी के लिए है ये क्लास कुल मिला करके। लेकिन जो बच्चे पुराने हो गए हैं उनको रिवीजन करना है, तो आप इसको 1.25 या 1.5 में लगा करके भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड जो है थोड़ी स्लो है। स्लो का मतलब मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रख रहा हूँ जो बिगनर है। ठीक, तो आप इसको, इस महत्व को समझिएगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप तो स्वतंत्र ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से चट्टान जो होती है वो क्या होती है, खनिज तत्वों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है। जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं, चट्टान कह देते हैं। ठीक, चट्टान, खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। ठीक, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, जैसे कई तत्व होते हैं, आपको मैं वो विज्ञान पे, मैं साइंस पे नहीं जा करके नॉर्मल वैसे बता रहा हूँ। कई तत्वों के मिश्रण से अणु बनता है। अभी मैं यहाँ पर परमाणु लेंगे कि एक ही परमाणु के कई सारे तत्व मिलते हैं, तब मतलब कई सारे परमाणु मिलते हैं तो एक तत्व बनता है। फिर उसके बाद कई तत्व मिल करके अणु बनते हैं, फिर अणु से यौगिक बनता है। तो मैं सीधे सीधे उसको परमाणु स्तर पर न ले जा करके सीधे मैं तत्व को लूंगा, तत्व से सीधे अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, कई अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, तो ये ऐसे प्रोसेस है। कई तत्वों के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है, कई अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है,
और यौगिक मतलब ये तीनों चीज ही मिलकर के एक चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक, तो वही कह रहा है खनिज तत्वों के मिश्रण से, ये खनिज होंगे अलग अलग तत्वों के मिश्रण से इन पदार्थों का निर्माण होता है। तो वो खनिज तत्वों के निर्मित ठोस पदार्थ जो होता है, ये जो मैंने लिखा खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या कह रहा है, अग्नेय चट्टान। ठीक, इग्नियस रॉक्स। ठीक, इग्नियस फिर ये आपकी सेडिमेंट्री और ये आपकी मेटामॉर्फिक कायांतरित। ठीक, ये आपकी अग्नेय चट्टान हो गई, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, ये आपकी कायांतरित चट्टान होगी। अग्नेय चट्टानें जो होती हैं कैसी होती हैं, इनका एक तो पहली बात तो आर्थिक महत्व तो नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपका, मैं अलग स्लाइड में इसको समझाता हूं। जैसे ये आपका पृथ्वी है। अब आप सोच रहे हो ये चित्र देखिए, हमको समझना है तो कुल मिला के ये चीज देखनी होगी। तो ये क्या होता है, इसको तीन भाग में हमने बांट के देखा ही था, क्रस्ट, मेंटल और केंद्र, मतलब कि सेंटर, कोर। ठीक, तो ये जो आपका ठोस पदार्थ है ये आपका मेंटल में ही होगा। यहाँ तक ऊपर की जो परतें हैं तो लगभग ठोस पदार्थ में, बीच में थोड़ा सा प्लास्टिक स्टेज आती है जिसको हम ध्रुवल मंडल बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत जो होती है उसी पर जो है प्लेटें स्थानांतरित होती हैं, घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ ये क्या होता है, गर्म गलित पदार्थ है, इसको हम बोलते हैं गर्म गलित पदार्थ। ठीक है, गर्म गलित पदार्थ ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर ऊपर से जो पड़ रहा है अगर वो कम होगा तो ये क्या होता है, ये ऊपर की सतह को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। जब ये ऊपर की सतह को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा तो यही मैग्मा, ये ठोस पदार्थ क्या है, मैग्मा है। ठीक है, ये मैग्मा बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, लावा। यही तो कह रहे हैं, यही ठोस पदार्थ जो है बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, लावा बन जाएगा। यही लावा जो है, इसी से जो है चट्टानें जो बन रही हैं। ठीक है, अग्नेय चट्टान, अब यांत्रिक अग्नेय चट्टान अभी मैं सब आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये गर्म गलित पदार्थ है। गर्म गलित पदार्थ को हॉट मोल्टेन मटेरियल बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और गैस में होता है। ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपकी गैस हो गई। ठीक, तो इसके जो सॉलिड होंगे तो इसको मॉलिक्यूल पास पास होंगे, लिक्विड के थोड़े दूर होंगे, गैस के और दूर होंगे, ऐसे। ठीक, इस तरह से। तो ये गर्म गलित पदार्थ है। यही गर्म गलित पदार्थ जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तो यही ठोस पदार्थ बाहर की ओर निकलने का प्रयास, सतह की ऊपर की परतों को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलेगा, तो इसे हम लावा कहेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया जो होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, मैग्मा की उत्पत्ति होगी, मैग्मा का कुल मिला के जब बाहर की ओर आएगा तो इसका अंतर्वेदन होगा। मैग्मा क्या होगा, अंतर्वेदन, इंट्रूशन। ये इंट्रूशन। ठीक, ये बाहर की ओर, फिर इसमें सतह की, जब सतह पर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, लावा के रूप में इसका उद्गार हो जाएगा। सतह में जब आ जाएगा तो ये लावा के रूप में इसका उद्गार हो जाएगा, लावा के रूप में। ठीक, वो चीज मैंने आपको बताई थी। यहां तक आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए एक चीज ये बताते हैं दूसरी स्लाइड में। अब क्या होता है, जैसे ये मैग्मा है, ये आपका पृथ्वी है, ये अंदर का जो मैग्मा है इसको मैग्मा कहेंगे। ठीक, मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा, लावा। ठीक, ये मैग्मा क्या है, अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा। अब इसी मैग्मा का अंदर जो है शीतलीकरण हो गया, शीत मतलब कि ठंडा हो गया, तो इसको हम, अच्छा शब्द क्या, शीतलीकरण, शीतलीकरण, ठंडा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक अग्नेय चट्टान बोलेंगे। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब यही लावा बाहर आ गया, जब ये बाहर आ गया तो क्या हो गया, इसका भी शीतलीकरण होगा, ये भी तो ठंडा होगा।
अब मैंने शायद एनसीईआरटी में आपको बताया था, पहले ये बता दो, शीतलीकरण तो ये बाह्य आंतरिक चट्टान हो गई, बाह्य आग्नेय चट्टान हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अंदर के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, वो बड़े बड़े चट्टान गोलास बनते हैं, अब बाहर जो बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। तो ऐसा क्यों? शीतलीकरण मैंने बताया था कि ठंडा होने जो क्रिस्टल का साइज है, ये जो चट्टान है इसमें क्रिस्टल है, क्रिस्टल का साइज अंदर बड़ा होता है और बाहर क्या होता है? छोटा। बाहर छोटा क्यों होता है? क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है। बाहर का वायुमंडल जो ठंडा है अंदर की अपेक्षा, तो ये कण जैसे बाहर आते हैं तो ये क्या महीन होते हैं, एनसीईआरटी में महीन शब्द लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाते हैं? छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये जब ठंडा होगा, जैसे ये आकार है, जैसे ये बाहर आया तो जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा इसका आकार यहीं पर रुक जाएगा। अगर ये धीरे 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 गर्म है और बड़ा हो रहा है तो इसका साइज बढ़ता रहता है। तो क्रिस्टल के साइज का, जो क्रिस्टल है के साइज का शीतलीकरण से क्या संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। ठीक है, जितनी जल्दी क्रिस्टल का साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? शीत जल धीरे हो रहा है, मतलब कि धीरे से जो है ठंडा हो रहा है। अगर उसमें जो है क्रिस्टल का साइज कैसा है, क्रिस्टल का साइज अगर छोटा है तो वो जल्दी ठंडा हो गया। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर समझा दी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें 2-3 शब्दावलियाँ हैं जो इसको समझने में आपको सहायता देंगी, तो मैं उसको जो है बता देता हूँ स्लाइड और लगा करके। अब क्या होता है, जैसे कि आपकी मैग्मा जो होता है, अंदर जो मैग्मा आपने देखा, मैग्मा की अम्लीयता, मैग्मा में अम्ल, जो आपको पता होगा कि सिलिका जो होती है, जो रेत होती है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और अंदर जो चट्टानी बेसाल्ट वगैरह जो महासागरीय चट्टानें होती हैं अंदर की तरफ, उसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा, रेत कम होती है, और क्या होता है? मतलब निकेल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैग्मा की अम्लीयता का सिलिका की मात्रा से डायरेक्ट संबंध होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा से डायरेक्ट संबंध होता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे मतलब सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, अगर सिलिका ज़्यादा है तो मैग्मा कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसका चट्टान का जो गलनांक है, चट्टान का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, चट्टान की गलनांक का और क्वथनांक का सिलिका की मात्रा से कैसा संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। ठीक, इसको हम रेत बोल देंगे, सिलिका की मात्रा को रेत, ये इसको क्वार्ट। ठीक है, यहाँ पर भी इसको मैं सिलिका लिख देता हूँ, सिलिका की मात्रा से डायरेक्ट संबंध है। अब इसको मैं कैसे समझा दिया? अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो वो जल्दी क्या हो जाएगा? गल भी जाएगा, और मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा, मतलब जल्दी जो है उबल जाएगा और जो है जल्दी गल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि चट्टानों में अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो जल्दी गल जाएगा वो। ठीक है, जल्दी पिघल जाएगा, कुल जगह मेल्ट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है? मैग्मा का गाढ़ापन, अगर मैग्मा गाढ़ा है, मैग्मा का गाढ़ा है, अगर गाढ़ा है तो कैसा होगा? मैग्मा कैसा है? गाढ़ा है तो कैसा होगा? किसी को पता हो तो कमेंट करें। सिलिका की मात्रा से इसका भी डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, किसी ने जो है पढ़ रखा होगा तो वो कमेंट कर सकता है, स्थित छूट है। ठीक है, तो मैग्मा गाढ़ापन का सिलिका की, अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो मैग्मा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो चट्टान कैसे? जल्दी गल जाएगी, जल्दी पिघल जाएगी। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो कैसा होगा? अम्लीय प्रकार का मैग्मा होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसकी डेंसिटी, एक चीज़ और है, चट्टान अगर भारी है, घनत्व, अगर मैं चट्टान का जो घनत्व है अगर अधिक है, घनत्व क्या है चट्टान का? अधिक है, तो को क्या होगा? सिलिका की मात्रा से उल्टा संबंध होगा, क्योंकि ये जो सिलिका होती है वो हल्का होता है। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा से कैसा संबंध होगा? उल्टा संबंध होगा। तो अगर चट्टान अगर भारी है, उसका घनत्व अधिक है, तो सिलिका की मात्रा क्या होगी? उसमें कम होगी। ठीक है, तो इसका उल्टा रिलेशन होता है। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़, इसको जो है मैं इसको स्लाइड को हटाऊंगा नहीं, यहीं पर जो है नया एक और स्लाइड लेकर के बता देता हूँ। अब देखिए, सिलिका ये आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो क्या होगा?
वो रेत होगी, ठीक है, रेत जिसको हम क्वार्ट कहते हैं। ये कैसा होगा, हल्का होगा, आपको अभी मैंने बता दिया। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, फेरस की या निकिल की मात्रा अधिक होगी। तो से इसको जो है क्या बोलेंगे, लोहा और निकिल। तो इसकी क्या होगी, ये क्या है, कैसे तत्व, भारी तत्व है, ठीक। तो इसकी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। और अगर सिलिका की मात्रा कम है और कैसा वो फिर बनेगा, वो फेरस उसमें लोहे तत्व है, निकिल के तत्व हैं, तो वो क्या से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अग्नि चट्टान के बारे में मैंने यहाँ तक बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक अग्नि चट्टान आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक मैंने और चित्र लगा रखा है अलग से, मैंने सब सारी चीज़ें सेट कर रखी थी कैसे कैसे बताना है। कि अभी अग्नि चट्टान के बारे में बता रहा हूँ। अग्नि चट्टान आपको पता चल गया ना कि उसका आर्थिक महत्व तो नहीं होता। मैंने पहले एनसीईआरटी की भी क्लास में बताया, अगर वहाँ आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ, उसका आर्थिक महत्व तो इसलिए नहीं होता कि जैसे जब मैग्मा गर्म गलित पदार्थ बाहर की ओर आता है तो इतना टेम्परेचर अधिक होता है कि इसमें जो भी तत्व होंगे, जीवाश्म होंगे, उन जल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। तो इसलिए जो बाहर आता है तो उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, मैंने जो ये लगा रखा है, ये जो ग्राफ लगा रखा है, चित्र लगा रखा है, इसको आप देखिएगा टेबल। तो क्या होता है कि जो मैग्मा, जैसे मैग्मा है उसमें एसिड, वही सिलिका वगैरह मैंने इसीलिए बताया। तो जो मैग्मा है वो बाहर आएगा तो किस तरह का होगा, अगर वो अंदर है तो किस तरह का होगा, और उसमें एसिड की मात्रा कितनी है तो मैग्मा किस प्रकार का होगा, और एसिड की मात्रा कम है तो किस प्रकार का होगा, ठीक है। क्षारीय मात्रा उसमें अधिक है तो किस तरह का मैग्मा होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखा मैग्मा में सिलिका की मात्रा कितने परसेंट है, तब वो किस प्रकार का मैग्मा बनेगा, किस प्रकार का मैग्मा होगा। अगर बाहर आ रहा है मतलब अंदर है, अभियांत्रिक अग्नि, अब अगर अंदर है तो किस तरह की अग्नि चट्टान बनेगी, अब बाहर आता है तो किस तरह की अग्नि चट्टान बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आपको, देखिए मैग्मा में सिलिका की मात्रा अगर 77% से अधिक है, कुल मिला के 80% से अधिक है, तो कैसा मैग्मा बनेगा, सिल्सिक या एसिडिक प्रकार का मैग्मा बनेगा, ठीक है। अगर उससे चट्टान बनती है, अगर वो अंदर है तो ग्रेनाइट कहलाएगा, अगर बाहर आ गई तो रायलाइट। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या था कि अंदर अगर चट्टान है तो उस ग्रेनाइट कहलाएगी, अब बाहर आ जाएगी तो बेसाल्ट कहलाएगी। तो ये मोटा मोटा था एनसीईआरटी में, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट विद इसीलिए फ्यू मिनट्स रखे हैं कि इसको जो है स्पेशल हम लेकर के उसके कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ बता दें। अगर देखिए वहाँ एनसीईआरटी तक तो आप ठीक समझ रहे हैं, क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से नहीं होंगी तो आप यहाँ से सहारा ले सकते हो, ठीक। अब क्या कह रहा है कि मैग्मा में सिलिका की मात्रा कितनी, 55% से 75% के अगर बीच में है तो वो इंटरमीडिएट प्रकार का मैग्मा बनेगा। मैग्मा का प्रकार जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रकार का होगा। उसमें अम्लीयता क्या होगी, इससे कम होगी, ऊपर वाले से क्या होगी, कम होगी। अम्लीयता ऊपर के अपेक्षा कम है। तो इसमें अंदर अगर अग्नि चट्टान बन रही है, जैसे ये सतह है, ठीक है, अगर अंदर बन रही है तो ये डायोराइट बनेगा। अगर कितने परसेंट है, 55 से 75%। यही डायोराइट ऊपर आ गया तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एंडेसाइट कह देंगे, ठीक, एंडेसाइट, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से बहुत कम ही यूट्यूब में तो आपको मिलेगा नहीं, ये आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कोई नहीं समझाएगा और क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका 45% से 55% के बीच में है मैग्मा, सिलिका की मात्रा अगर उसमें 45% से 55% के बीच में, तो क्या होगा, ये क्षारीय प्रकार का मैग्मा है। क्षारीय मैग्मा जिसको बेसिक या मैफिक बोलेंगे। अब ये क्या होगा, अभियांत्रिक चट्टान है, ठीक है, अभियांत्रिक चट्टान है और अंदर मतलब अंदर की ओर है तो गैब्रो। अगर यही सतह से बाहर आ गया, ये से अंदर है तो गैब्रो, अगर बाहर आ गया तो बसाल्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर ये 45% से कम है तो अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक, जिसको अत्यधिक क्षारीय मैग्मा होगा। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होगी, क्षारीयता अधिक होगी, ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी अधिक होगी, ठीक है। तो अंदर की ओर जैसे आप जाओगे ना तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए मैं ये एरो लगा के दिया मैंने। इसको पेरिटोटाइट, अंदर अभियांत्रिक अग्नेय चट्टान अंदर बनेगी तो कैसी पेरिटोटाइट बनेगी। अब बाहर आएगी तो वैसे कुछ बनता नहीं है, लेकिन बनता तो है ही है, लेकिन उसको हम बसाल्ट बोल देते हैं, ठीक है। बसाल्टी चट्टान, अंदर गैब्रो होगी तो बाहर आएगी तो बसाल्ट, पेरिडोटाइट है तो भी बाहर आएगी तो बसाल्टी चट्टान बनेगी, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से। कुल मिला के टोटल हमको मोटा मोटा यहाँ पर सीखने को मिला है। अब आप इसको देखिए कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे, मतलब सतह से अंदर की ओर जाओगे इन तत्वों में, तो आपको डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी,
डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नीचे जाते समय आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ग्रेनाइट रायोलाइट की डेंसिटी कम होगी, ग्रेनाइट रायोलाइट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक, और पेरियोटाइट की मतलब कि ग्रेनाइट और रायोलाइट की डेंसिटी क्या होगी, अंदर कम होगी, और जो पेरियोटाइट की डेंसिटी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। इसकी डेंसिटी ये मतलब अंदर मिलेगा आपको। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है वो कैसा, ग्रेनाइट और किससे बना होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है, इसको पतला कर लेता हूं। महाद्वीपीय जो क्रस्ट है किससे बना है, वो आपका ग्रेनाइट और रायोलाइट से बना है, प्लस रायोलाइट। ठीक, ये आपको ऊपर दिया हुआ है। फिर आपकी महासागरीय क्रस्ट वो किससे बनी है, वो बेसाल्ट और गैब्रो से बनी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और दूसरी स्लाइड लेकर के आपको इसको भी ठीक से बता देता हूँ यहाँ पर। ये ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे आप अंदर सतह से अंदर जाओगे, सतह से अंदर की ओर जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और सिलिका की मात्रा क्या होगी, सिलिका की मात्रा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी। अब आपको चट्टान ऊपर कैसे मिलेगी, ग्रेनाइट। ठीक है, अंदर मतलब जाओगे तो अंदर ग्रेनाइट मिलेगी, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ग्रेनाइट के बाद डायोराइट, क्योंकि यही ग्रेनाइट जब बाहर आता है तब रायोलाइट बनता है। यही डायोराइट जो है बाहर आएगा तो क्या बनेगा, एंडेसाइट बनेगा। ठीक, फिर ग्रेनाइट के नीचे क्या आपको मिलेगा, गैब्रो मिलेगा। फिर गैब्रो के नीचे आपको क्या मिलेगा, पेरिडोटाइट मिलेगा, हिंदी से लिख दिया है। ठीक है, पेरिडोटाइट मिलेगा। ठीक, ग्रेनाइट कैसी है, ये आपकी ऊपरी क्रस्ट है। क्रस्ट जो आपने, जैसे ये महाद्वीपीय क्रस्ट है तो इसमें जो है ऊपर की तरफ मिलेगा आपको ऊपरी क्रस्ट, यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट मिलेगी, तो इसको हम ऊपरी क्रस्ट बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है गैब्रो आपकी निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट। ठीक, ये आपका पेरियोटाइट मेंटल के आसपास होगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, क्रस्ट के भी भाग हैं। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चट्टान जो होती है वो क्रस्ट और मेंटल तक ही मिलेगी आपको। चट्टान जो होती है ना वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, क्रस्ट, ऊपर आपको बता ही दिया था पिछली कक्षाओं में, मैंने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट प्लस मेंटल तक ही मिलेगी, मेंटल तक। ठीक, आपको अब ये मैंने आपको समझा ही दिया कि ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये चीज़ें, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, सिस्टम जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा। ठीक, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, अवसादी चट्टानों पे आते हैं। देखिए कायंत्रित आपने पढ़ लिया ना, सॉरी जो आग्नेय चट्टान आपने पढ़ लिया, आग्नेय चट्टान यहाँ तक थी, आग्नेय चट्टान, इसके बाद हमको अवसादी पढ़ना है, फिर कायंत्रित पढ़ना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा हो जाएगा, फ्यू मिनट्स में नहीं होगा, हो सकता है कि 1 आवर्स में हो, लेकिन जो चीज़ हम समझने यहाँ आए हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो आग्नेय चट्टान में हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे अंदर जो है पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट। ठीक है, पेरिडोटाइट चट्टान है, बाहर आएगी तो क्या बनेगी, मैंने बताया ना कि बस वहाँ पर मैंने क्रॉस लगा रखा था, उसका मतलब मैंने ये बताया था कि बसाल्ट बनेगी। ठीक, गैब्रो भी बाहर आएगी तो भी बसाल्ट बनेगी। ठीक है, तो जो पेरिडोटाइट है इसका आंशिक गलन होगा, आंशिक गलन होगा, आपको पता ही आंशिक गलन होगा तो क्षारीय मैग्मा है। पहली बात तो आपको पता ही होगा, जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, सिलिका की मात्रा भी कम होती जाएगी और डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कैसा क्षारीय मैग्मा होगा, बेसिक प्रकार का मैग्मा होगा, क्षारीय मैग्मा होगा। सिलिका की मात्रा इसमें कितनी होगी, वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ देख लेना आप, सिलिका की मात्रा यहाँ पर 45% के आसपास, 45% से कम ही होगी पेरिडोटाइट में। ठीक, यहाँ हमने जो है यहाँ मैंने ये लगा रखा 45% से कम। ठीक है, तो पेरिडोटाइट बाहर आएगा तो बेसाल्ट बनेगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, यहां पर आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये एक मैं और चित्र लेकर के बता देता हूं, एक ब्लैंक पेपर लेकर के। ये है, यहां पर क्या है, गैब्रो है, ठीक, एक तरीके से बेसाल्ट भी मान लो इसको। देखिए ये सब जो है उनकी सिलिका की मात्रा के आधार पर तय हो रहा है, वही चीज है, इसका आंशिक गलन होगा। सो सिलिका की मात्रा क्या होगी, इसमें आंशिक गलन होगा तो ये बाहर की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जब आंशिक गलन होगा इसका, तो ये क्या होगा, सिलिका की मात्रा इसमें कितनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 से 55%, से 55%, ठीक। ये बाहर, अगर ये चट्टान जैसे बाहर आई तो ऊपर की भी चट्टानें जो सतह होती हैं उसमें भी सिलिका की मात्रा होती है ना, तो सिलिका की मात्रा से मिल करके इसमें पदार्थ बाहर आएगा। तो ये ग्रेनाइट बाहर आया तो रायोलाइट, अभी बताया ना मैंने आपको पीछे चित्र में, ये ग्रेनाइट है, बाहर आया तो रायोलाइट, अंदर डायोराइट है, अंदर है तो बाहर आया एंडीसाइट, अंदर गैब्रो तो बाहर आया बेसाल्ट, पेरोडाइट अंदर है तो बाहर आएगा बेसाल्ट, ठीक है। ये अंदर ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ठीक है। फिर आगे डायोराइट है तो बाहर आएगा तो एंडेसाइट, एंडेसाइट। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से ये अग्नि चट्टानों के प्रकार हैं, अग्नि चट्टानों के बारे में मैंने बता दिया यहाँ तक, ठीक है। किस तरह ग्रेनाइट, रायोलाइट, अंदर है तो ग्रेनाइट, बाहर आएगा तो रायोलाइट। ग्रेनाइट कब कहेंगे, जब इसकी मात्रा 70% या 77% से या 80% से ज़्यादा होगी, किसकी, सिलिका की मात्रा, तब इसको इस प्रकार का कहेंगे। रायोलाइट अगर बाहर आ गया, इतना परसेंटेज है लेकिन बाहर आ गया तो रायोलाइट। फिर उसके बाद जो है 55 से मोटा मोटा, ये देखो परसेंटेज या 55 से 75 तक रहेगा या 50 से 75 रहेगा तो हम इसको डायोराइट बोल देंगे। फिर बाहर आएगा तो एंडीसाइट हो गया, बाहर का मतलब सतह पर, ठीक है। फिर अंदर गैब्रो है, पेरिडोटाइट है, गैब्रो बनेगा बेसाल्ट में और पेरिडोटाइट बनेगा, वो भी बेसाल्ट बन जाता है, कभी कभी पेरिडोटाइट ही रहता है, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से समझते हैं। अब क्या है, हम समझते हैं किसको, एक चीज आपको और मैं बता दूं, यहां तक आपको समझ में अगर ना आया हो तो एक चीज ब्लैंक पेपर में ये बता देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ग्रेनाइट से बना होता है, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट, क्रस्ट किससे, ग्रेनाइट से बना होगा। और जो आपकी महासागरीय क्रस्ट है वो आपकी कैसे बनी होगी, महासागरीय क्रस्ट किससे बनी होगी, बेसाल्ट या गैब्रो या पेरिडोटाइट से, ठीक है। बाहर आ गया तो बेसाल्ट और अंदर रहा तो गैब्रो, बाहर आ गया तो बेसाल्ट, अंदर रहा तो पेरिडोटाइट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, मतलब सतह पर है, सतह पर बेसाल्ट मिलेगा आपको और अंदर जो क्या मिलेगा, गैब्रो मिलेगा, ठीक, पेरिडोटाइट मिलेगा। इसका घनत्व क्या होता है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है, ठीक। और जो महाद्वीपीय पृष्ठ है वो आपकी जैसे ग्रेनाइट हो गया, मतलब ग्रेनाइट से तो बनी होती है, लेकिन अब सिलिका की मात्रा कैसी है, सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी तो कम होता जाएगा, जैसे डायोराइट हो गया, ठीक है। फिर और अंदर जाओगे तो सिलिका की मात्रा और कम मिलेगी, तो वही फिर ये चट्टान इधर आ जाएंगी, ये एक ही जैसी हो जाएंगी, तो इसको क्या हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगी या बेसाल्ट हो जाएगी, गैब्रो मिल गई, ठीक है। फिर उसके अंदर जाओगे तो पेरिडोटाइट मिल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है चट्टानों का। फिर इसके बाद हम जो है अगला जो है चैप्टर लेंगे प्लेट टेक्टोनिक, इसलिए मैं इसको बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ। फिर अवसादी चट्टान होती है, इसको हम परत दर चट्टान बोलते हैं। परत दर चट्टान में क्या होता है कि जो ऐसी परत बनती है, इनके बीच में क्या होता है ना, जीवाश्म जीवों वनस्पतियों के तत्व जो है पदार्थ यहाँ पर दब जाते हैं। दब जाने के कारण जो है इस पर जो है दाब पड़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके साथ प्रेशर भी बढ़ेगा तो ये गल जाएंगे, लेकिन इनका गलन उस तरह से नहीं होगा जैसे अग्नि चट्टानों में होगा कि जल के राख हो गए। तो यहाँ क्या होता है, इनके जो है मतलब इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम बन गए,
कोयला बन गया, है ना। तो ये हमारे ईंधन के लिए अच्छे स्रोत हो जाते हैं, इसलिए इनको परतदार चट्टान बोलते हैं, इसीलिए अवसादी चट्टान भी होता है। इनका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण जो अनच्छादन की प्रक्रिया से, अनच्छादन आपको बताया था डेनोडेशन, उसमें अपक्षण, अपरदन, वृहद चरण, ये सब चीजें मैंने शायद पिछली कक्षा में भू संचलन के दौरान भी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एनसीईआरटी में तो मैंने पूरी तरह से बताया ही। तो आप वहां अगर देख रहे हैं तो वहां से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अनच्छादन की प्रक्रिया जब होती ना, तो क्या होता है कि इसमें जो है चरण चलते हैं कि किस चरण में कौन सी किस तरह से बनेगी। तो क्या होता है कि ये आपकी प्रथम चरण है, ठीक। इसमें क्या होगा, अपक्षण होगा। अब जैसे चट्टान है, अग्नि चट्टान है, मान लो ये है, ये से, तो क्या होगा, ये प्रथम चरण में क्या होगा, इसका अपक्षण होगा, ये टूट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ा अवसादों में परिवर्तित हो जाएगी। तो चट्टानी संरचना असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती है। जो चट्टानी संरचना है, चट्टानी संरचना मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, चट्टानी संरचना क्या होगा, असंगठित हो जाएगी। संरचना क्या होगी, असंगठित हो जाएगी, मतलब कि अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे उसके, ठीक। अलग अलग टुकड़े होंगे तो क्या होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होगी। फिर दूसरा चरण क्या होता है, द्वितीय चरण में अब यही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अपरदन के कारकों के द्वारा क्या हो जाए, अवसादों में स्थानांतरित हो जाते हैं, अवसाद बन जाते हैं। कुल मिला के यहाँ टूट गई, अवसाद में परिवर्तित हो गई है, ठीक। अवसादों का स्थानांतरण मतलब एक स्थान अपरदन के कारकों के द्वारा। अपरदन के कारक आपको बताया नदी, पहले यहाँ पर क्या हुआ, पहले शुरू से समझ लो। चट्टान, अवसादी चट्टान जो होती है इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। इसका निर्माण अनच्छादन की प्रक्रिया से, अनच्छादन की प्रक्रिया में प्रथम चरण में क्या होगा, इन चट्टानों को टुकड़े में टूट जाएंगे, अवसादों में परिवर्तित हो जाएंगे। इन्हीं अवसादों को द्वितीय चरण में क्या होगा, इन्हीं अवसादों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो अपरदन के कारकों के द्वारा। तो अपरदन के कारक क्या होता है, नदी, जल, हिमनद, ठीक है। मैंने पहले कक्षा में बताया ही है ये सब चीजें। तो ये क्या होगा, अवसादों का स्थानांतरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान अवसाद जाएंगे तो अवसादों का स्थानांतरण होगा, ठीक है, ठीक। फिर तीसरे चरण में क्या होगा, विभिन्न आकार के अवसादों का परतों में निक्षेपण। अब एक स्थान से दूसरे स्थान जब ले जाएंगे इनको, तो ये क्या होगा कि ले जाते समय कहीं पर इकट्ठे कर दिए गए तो वहां पर एक चट्टान मतलब चट्टान बन जाएगी। फिर उसी चट्टान का क्या होगा, चतुर्थ चरण में सीमेंटिफिकेशन या लिथिफिकेशन होगा। लिथिफिकेशन का मतलब अवसादी चट्टान का निर्माण कंक्रीट होने की प्रक्रिया एक तरीके से हो जाएगी। मतलब कि एक तरीके से सीमेंट वगैरह आप लगाकर किसी को जोड़ते हो ना, तो यही अवसाद जो छोटे छोटे हैं, जब इनका सीमेंट मतलब एक साथ जोड़ करके आपस में मिल गए तो एक चट्टान बन जाएगी ऐसे, ठीक। और वो चट्टान कौन सी बनेगी, यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे बनेगी। ये अवसादों के प्रकार, अब देखिए सीमेंटिफिकेशन सब कुछ हो गया, फिर अवसादी चट्टान कौन सी बनेगी, तो बाउल्डर है। बाउल्डर क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, नदी स्रोतों के आसपास मिलेंगे आपको, नदी स्रोत के आसपास, जहां पर नदी जहां से निकलती वहां पर आपको बाउल्डर मिलेगा। ग्रेवल आपको कहां मिलेगा, ये नदी स्रोत से नदी मुहाने तक के बीच में मिलेगा, नदी स्रोत से नदी मुहाने के बीच में मिलेगा। बाकी ये सैंड, सिल्ट, क्ले, मड ये आपको कहाँ मिलेंगे, नदी के मुहाने में मिलेंगे, नदी के मुहाने में, ठीक। ये सब चीजें अब इनसे बाउल्डर है, तो इसमें जो है ये अगर चट्टानों में टूट करके फिर क्या बनते हैं, बाउल्डर स्टोन बन जाते हैं टूट करके। जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, प्रथम चरण चट्टान टूटा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, ये चारों प्रक्रियाओं से गुजरेगा तो इस तरह से चट्टानें बनेंगी। फिर इनका जो है इस तरह से बन करके ये बनते क्या है, इस तरह से बनते हैं। बाउल्डर स्टोन बन जाएगा, ग्रेवल स्टोन बन जाएगा, सैंड स्टोन बन जाएगा, सिल्ट स्टोन बन जाएगा, क्ले स्टोन बन जाएगा, मड स्टोन बन जाएगा, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया होगी, ठीक। अब क्या होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया ये भौतिक प्रक्रिया से बने, इनमें भौतिक मतलब इनके रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इनके रूप में परिवर्तन हो रहा है। इनके रसायन जो यहाँ है वही इसमें मिलेंगे, क्योंकि इनमें कोई ताप दाब वगैरह कुछ पड़ा नहीं, सब कुछ सेम रहा। और सब कुछ सेम होने के बाद बस ये टुकड़े थे, ये आकर के एक जगह, जैसे कि एक ईंट है, ठीक है, तो राजमिस्त्री साहब जो क्या करते हैं, इस ईंट को इस ईंट से जोड़ देते हैं, तो इसका सीमेंटिफिकेशन कर दिया। तो वैसे ही चट्टानों का क्या होगा, नेचुरली रूप से ये क्या होगा, सीमेंटिफिकेशन या लिथिफिकेशन होगा, तो बड़ी बड़ी चट्टानें बनेंगी। तो इनके भौतिक रूप में केवल परिवर्तन, पहले छोटे छोटे टुकड़े थे, ये बड़े होकर के बस ये हो गए, बड़े बन गए, अब ये गायब हो गए, एक तरीके से ये बन गए ना इसी तरीके से,
तो इनके क्या होगा, भौतिक रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसके ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक प्रक्रिया में परिवर्तन से बने। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका नदी स्रोत, ये आपका बाउल्डर जो है नदी स्रोत में मिलेगा, ग्रेवल आपका नदी स्रोत से लेकर नदी मुहाने के बीच में मिल जाएगा, ये आपके चारों नदी के मुहाने पर मिलेंगे। ठीक, उनसे प्रक्रिया में अवसादी चट्टान कौन सी बनेगी, बाउल्डर स्टोन बनेगा, ग्रेवल स्टोन, सैंड स्टोन, सिल्ट, क्ले और मड स्टोन। ठीक, ये सब चीजें बनेंगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब एक मैं और बताता हूँ, जो लाइम होता है, चूना होता है, चूना को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो लाइम स्टोन बनेगा। आगे हम कायंत्रित में बने इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोन बनेगा। ठीक, ये स्टोन कैसे हो रहा है, इसमें केमिकल प्रोसेस से बन रहा है। ये लाइम जो चूना जो है, इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ताप दाब बढ़ेगा तो इसके जो अंदर के कैल्शियम होता है ना, इसमें कैल्शियम कार्बन से मिलेगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बन बनेगा। जैसे कि भौतिक प्रोसेस और जो है केमिकल प्रोसेस आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप बताइएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भौतिक परिवर्तन जो चीज थी उसमें जो तत्व विद्यमान थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही परिवर्तित होकर बन गया, बस उसका रूप बदल गया। ठीक, यहाँ पर वही हो रहा है, अवसादी चट्टान बन गई। अब कायंत्रित इसमें केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो इसका केमिकल प्रोसेस हो गया ना, ये दो तत्व मिल गए तो ये क्या बन गया, जल। वैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बन से मिल गया तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना बन जाएगा। ठीक है, इस मतलब एक तरीके से मोटा मोटा समझ लो, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको साइंस के बस मदद लेकर के हमको पढ़ना, ज्योग्राफी को कुल मिलाकर। तो यहाँ तक आपको अवसादी चट्टान समझ में आ गया। अब हम कायंत्रित चट्टान की ओर चलते हैं। फिर कायंत्रित चट्टान, अवसादी चट्टान के बारे में आपको पता चल गया ना कि विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण होने के कारण अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसको परत दर चट्टान भी कहते हैं। और मतलब अवसादों का जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण के दौरान वनस्पति और जीव, यहाँ पर इसको ये अवसादी चट्टान, इसलिए मैंने हालांकि वहां भी बता देता, लेकिन यहाँ पर ये अवसादी चट्टान है, इसलिए मैं इस पूरी चर्चा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, जब अवसादों का निक्षेपण हो रहा है तो उसको जो है परतदार चट्टान इसीलिए बोलते हैं। उसी परतदार चट्टानों में क्या हो गया, वनस्पति और जीवों के अवशेष के जलने से कारण अवसादी चट्टान में जीवाश्म प्रमाण मिलते हैं, जीवाश्म में इनके प्रमाण मिल जाएंगे तो ये क्या दब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार इसमें मिलते हैं, इसलिए ये आर्थिक महत्व इसका होता है। ठीक है, आर्थिक महत्व होता है। ठीक, अब हम कायंत्रित चट्टान में आ जाते हैं। अब कायंत्रित चट्टान देखिए, मैंने आपको बताया था एक चीज कि कायंत्रित चट्टान जो है उसके काया में परिवर्तन, काया माने आपको बॉडी होगा, काया मतलब क्या होती है, बॉडी, बॉडी आपकी मतलब चट्टान की बॉडी। ठीक, आपकी नहीं आप अपनी बॉडी में। ठीक है, क्या कायंत्रित चट्टान है, इसको रूपांतरित, इसका मेटाफॉर्मिक रॉक्स भी बोलते हैं इसको। ये चट्टान है, ये चट्टान कैसे, कायंत्रित चट्टान। ये चट्टान जो है ग्रेनाइट है तो नीच में परिवर्तित होगा, बेसाल्ट है तो ग्रीन स्टोन में परिवर्तित होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये सैंड स्टोन है तो क्वार्टजाइट में होगा, लाइम स्टोन है तो मार्बल में परिवर्तित होगा, सेल है तो सिस्ट बन जाएगा, अत्यधिक ताप दाब पड़ेगा तो स्लेट। अब क्या होता है कि होता क्या है कि जो विघटन इन चट्टानों का क्या होगा, विघटन नहीं होगा, विघटन की अनुपस्थिति में चट्टानों के टुकड़े हुए बिना, जैसे क्या हो रहा था कि पहले आग्नेय चट्टान में क्या हो रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहे थे। अब इनको टुकड़े में टूटेंगे नहीं, इन पे ताप और दाब पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके साथ प्रेशर भी बढ़ता है, तो क्या होता है कि इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो फिजिकल फॉर्म में परिवर्तन होगा। तो इनके रासायनिक संगठन की जगह रासायनिक संगठन में चेंजमेंट नहीं होगा, जो आपके केमिकल प्रोसेस में चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में चेंजमेंट नहीं होगा, केवल क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा इसमें भी। तो ताप दाब के कारण अत्यधिक ताप पड़ेगा और दाब भी पड़ेगा, लेकिन तत्व वही है, सेम ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइटे वाले तत्व जो यहाँ पर हैं वही चीज यहाँ पर भी होंगे, लेकिन केवल क्या होगा, इनके रूप में परिवर्तन हो गया। किस कारण होगा, अत्यधिक ताप और दाब पड़ने के कारण। तो क्या होगा कि इसके कोई भी चट्टान, जैसे ग्रेनाइट, इसमें ताप दाब पड़ा तो इसका कायांतरण हो गया, ये क्या बन गया, नीस। ठीक, बेसाल्ट में ताप दाब पड़ा और कायांतरित हो गई, ये ग्रीन स्टोन में परिवर्तित होगी। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सैंड स्टोन इसको बोलते हैं, इसमें ताप दाब पड़ा तो इसका कायांतरण हो गया, ये क्या बन गया, क्वार्टजाइट बन गया। फिर लाइम स्टोन में ताप दाब बढ़ेगा तो मार्बल स्टोन बन जाएगा, सेल में ताप दाब बढ़ेगा तो सिस्ट बन जाएगा और स्लेट भी बन सकता है। ठीक है, ये दोनों
चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे जो है शैल चक्र बता देता हूँ आपको। शैल चक्र, अब देखिए एक ये है आग्नेय चट्टान, ठीक, ठीक, फिर आपकी अवसादी चट्टान है, फिर आपकी कायांतरित चट्टान है, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या हो रहा है, आग्नेय चट्टान है, उसमें क्या होगा कि जो है उसके मौसम में परिवर्तन के कारण, आग्नेय चट्टान मौसम में परिवर्तन के कारण क्या हो गए, इनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जब टुकड़े हो गए तो ये अवसादों में परिवर्तित हो गई, और यही अवसादी चट्टान क्या हो गई, जब उसके टुकड़े हो गए तो अवसादी चट्टान, अवसाद जो है अवसादी चट्टान में तब्दील हो गए, ठीक। अनच्छादन, कुल मिला के आग्नेय चट्टान का क्या होगा, अनच्छादन होगा। वही हमने पहले जो पढ़ा उसको कुल मिला के वही है। अनच्छादन, आग्नेय चट्टान का अनच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती। फिर अवसादी चट्टान में टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अभी यहाँ पर पढ़ा था ना, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, सेम वही कंडीशन यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या बढ़ा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से कायांतरित चट्टान में तब्दील हो गई, ठीक। आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान भी कायांतरित चट्टान में चेंज हो सकती है डायरेक्ट, ठीक। मतलब कायांतरित चट्टान जो है वो भी क्या हो सकती, यहाँ पर मैं फिर से इसको, कायांतरित चट्टान जो है आग्नेय चट्टान में फिर से तब्दील हो सकती, कैसे, इसका भी अत्यधिक तापमान बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ा तो ये कायांतरित चट्टान का क्या होगा, आग्नेय चट्टान, मतलब कि मैग्मा जो होता है, कायांतरित चट्टान क्या होगा, मैग्मा तब्दील होगा। मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो आग्नेय चट्टान के रूप में लावा बनेगा, तो वही आग्नेय चट्टान वगैरह बनेगी ना, तो आपको पता चल गया ना। फिर अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान भी आग्नेय चट्टान बन जाएगी, कब, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो अवसादी चट्टान किसमें, मैग्मा में परिवर्तित होगा। अब मैग्मा जब ठंडा होगा तो क्या होगा, आग्नेय चट्टान बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना। और फिर कायांतरित चट्टान भी अवसादी चट्टान बन जाएगी, ये कायांतरित चट्टान भी अवसादी चट्टान बन जाएगी, कैसे, अनच्छादन, कायांतरित इनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो क्या होगा, अनच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा। पूरा लिखना सही नहीं है मेरे लिए, जगह कम है, ठीक, अनच्छादन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय चट्टान है, उसका अनच्छादन हुआ तो अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो गई, ठीक। यहाँ पर लिखूंगा तो फिर समय लगेगा, इसलिए यहीं पर बता देता हूँ, ठीक। आग्नेय चट्टान का क्या होगा, अनच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टान, छोटे छोटे अवसाद बन गए और वो जब एक जगह निक्षेपित कर दिए जाएंगे तो अवसादी चट्टान का रूप ले लेंगे, ठीक। अवसादी चट्टानों में क्या होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, कायांतरित चट्टान में तब्दील हो जाएगी। कायांतरित चट्टान क्या होगी, कायांतरित चट्टान में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, आग्नेय चट्टान में तब्दील हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अवसादी चट्टान तो कायांतरित में बदली रही है, फिर अवसादी चट्टान का आग्नेय चट्टान में कब बदलेगी, जब मैग्मा, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो मैग्मा में तब्दील होगा, अवसादी चट्टान मैग्मा में तब्दील हो गया, मैग्मा आग्नेय चट्टान में तब्दील हो जाएगा, ठीक। फिर अनच्छादन, यहाँ पर समझिए आ गया। फिर कायांतरित चट्टान में अनच्छादन की प्रक्रिया हो गई तो अवसादी चट्टान में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सेल समझ में आ गया। अब अगला हम अध्याय जो पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। बेसिक में क्या पढ़ लिया हमने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ ली, घनत्व पर आधारित, ताप दाब पर आधारित अध्ययन पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, भू संचलन पढ़ लिया, पृथ्वी का संचलन कैसे होता है, कौन कौन सी चट्टानें वो होती हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, चट्टान। चट्टान इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि फिर इसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह बताने में मुझे आसानी रहेगी। और भूकंप ज्वालामुखी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ में पढ़ लेंगे। अब तीनों को जो हमने, तीनों को जब बेसिक चीज़ें, ये बेसिक तैयार हो गए तब ये कहाँ पर अप्लाई होगा, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे यूपीएससी में, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। अप्लाई करेंगे कहाँ पर, प्लेट टेक्टोनिक में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको बोलते हैं, ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब पूरा लिखना सही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये लगभग जो है 45 मिनट 40 मिनट की क्लास बन गई और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। और यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं उस पर
क्लास लेकर के अगली क्लास बना करके समझा दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।